नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या कविता लेकर आती हूँ, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी पसंदीदा लेखिका श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की कहानी एक दूजे के लिए लाई हूं। तो सुनते हैं कहानी एक दूजे के लिए। इस घर में पिछले एक हफ्ते से सन्नाटा छाया है। सन्नाटे को तोड़ने के लिए शब्दों और मनोहारों की आवश्यकता है, पर मौन धारण किए पति पत्नी अहम की कटार थामे मुस्तैदी से डटे हैं। मजाल है जो दिल की गली से मान मनोबल की गेंदें उछलकर सन्नाटे की गुल्ली और अबोलेपन के विकेट को उड़ा दें। अमोल और नीरा के जीवन में अबोलेपन का इतना लंबा ठहराव एक नया अनुभव है। पहले भी इन दोनों ने एक दूसरे से नाराजगी मोल ली है, पर आपसी मनोबल के चलते अबोला जल्दी ही अपनी राह पकड़ अपने रास्ते भूल लिया करता है। आज से पहले जब भी कोई विवाद होता था तो अक्सर कुछ समय पश्चात अमोल हंसकर उसे गले लगा लेते थे और नीरा अपने पति की इस अदा पर न्यौछावर हो प्रत्युत्तर में उसके गले लग उसकी पहल को सिर माथे ले लेती थी। और इस बार दोनों जरा चूक गए। ना अमोल ने मनाया न नीरा मानी। इस बार भी नीरा उसकी ओर से उसी जानी पहचानी पहल का इंतजार करती रही, पर जाने कहां से अमोल के भीतर पुरुषोचित अहम सदा मैं ही क्यों ने प्रकट होकर फसाद को जन्म दे दिया। खास ध्यान देने की बात यह है कि दोनों नासमझ नहीं हैं। खासे सयाने एक बेटा एक बेटी के माता पिता हैं। बेटा बेटी अब घर के सुरक्षित वातावरण से निकलकर दूसरे शहरों में कॉलेज की पढ़ाई के लिए रह रहे हैं। अमोल नीरा अपने जीवन में आए इस बदलाव से संतुष्ट हैं। बकौल अमोल सारी उम्र बच्चों के पीछे दौड़े हैं, उन्हीं की इच्छाओं को सिर माथे रखा है, पर अब उनकी जिम्मेदारियों से थोड़ा फारिग होने का लुत्फ अलग ही है। सही मायने में अब हमारा समय शुरू हुआ है। नीरा की भी यही सोच है। एक दूसरे के नखरों को उठाने का इससे अच्छा समय कोई नहीं। आने वाले समय को वे दोनों एक दूजे पर समर्पित होकर जीवन के नए अध्याय का नव आरंभ मानते हैं। अमूमन अमोल नीरा की सोच उनकी हंसती मुस्कुराती दिनचर्या से झलकती है। करीब एक हफ्ते पहले तक अमोल के ऑफिस के लिए निकलने पर नीरा प्यार से उसे छोड़ने आती। वे घर वापस आता तो वे झट से उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लेती। शाम की चाय दोनों इकट्ठे पीते, एक दूसरे से चुहल करते, दिन भर की अपनी आप बीती सुनते सुनाते, कभी सिनेमा तो कभी शॉपिंग पर निकल जाते। खाने पीने के मामले में एक दूसरे पर कड़ी रोक टोक रखकर एक दूसरे के स्वास्थ्य का बखूबी ख्याल रखा जाता। बच्चों को नियमित फोन करके उनसे बातें करते, भविष्य की रुपहली योजनाएं बनाते, घर का राशन साग सब्जी साथ लाते। इन सबके बीच यदा कदा मतभेद हो भी जाते तो मन भेद में तब्दील ना हो, इससे पहले ही अमोल नीरा को मना लेते और वे झट मान जाती। अभी तक तो दोनों एक दूसरे के स्वभावगत विशेषताओं को मान देते हुए उस परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, जिसमें मनाने का काम अमोल का था और रूठकर झट मान जाने का काम नीरा का था। यदि अमोल में सुलह की पहल करने की विशेषता थी तो नीरा भी किसी मुद्दे को ज्यादा देर तक खींचकर रूठी नहीं रहती। अमोल के महज थोड़े से मनोहार पर उसका मान जाना उसकी विशेषता थी। पर इस बार रूठे पति को पत्नी किस प्रकार मनाती है, इस रोमांच को लेने के चक्कर में
अमोल ने अपनी तरफ से उदारता नहीं दिखाई। नीरा हैरान थी कि जो हुआ उसको भूल जाओ कहने वाले अमोल को हुआ क्या है। विवाह के इतने सालों में अमोल ने ऐसी उदासीनता कभी नहीं दिखाई। सफल दाम्पत्य के आदर्श दंपति आपसी व्यवहारिक समीकरण बिगाड़ बैठे। मनाने वाले पक्ष ने रूठने वाले पक्ष का रूठना ज्यादती मानते हुए अपने लचीले रवैये में तनिक सख्ती बरत ली। दूसरे पक्ष ने भी चलो देखते हैं कब तक नहीं मनाते, इस सोच के साथ अड़ियल रवैया अख्तियार करते हुए उसके अनावश्यक उपजे अहम को चुनौती दी। गोया जीवन में एक नई हवा ने चुपके से प्रवेश लिया। बस यही चूक हुई। उस नएपन का मजा लेते हुए दंपति जान ही न पाए कि कब आपसी तकरार के बीच अहंकार ने घुसपैठ कर ली, और जब घुसपैठ का भान हुआ तब तक देर हो चुकी थी। अहंकार के बढ़ते शिकंजे ने सख्ती से दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जहां एक तरफ समय अपनी गति से बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच अहम दूनी गति से बढ़ा। अब पहल करे तो कौन? पहले तो अहम ने संवादहीनता की आरंभिक खुमारी से डुबोकर नशे का स्वाद चखाया। अब अंतराल बढ़ने पर धीरे धीरे नशा उतरा तो हैंगओवर की सी स्थिति भी आई। एक विचित्र सी मनहूसियत को महसूस करते हुए दोनों बेचैन हुए। झगड़े का नन्हा पौधा अहम और संवादहीनता के खाद पानी से शीघ्रता से पल्लवित हुआ और तेजी से उसकी अन्य शाखाएं निकल आई। कई और मुद्दे कुकुर मुत्तों की तरह उगते चले गए। मजे की बात तो यह रही कि इन सब के बीच असल झगड़े का मुद्दा तो गुम ही हो गया। धीरे धीरे दोनों अपने हट से उकताने लगे। दिन रात अब बेहद बेरस बेरंग हो गए थे। आज एक हफ्ता होने को था। व्याप्त संवादहीनता से एक एक पल बोझिल हो गया था। दोनों पक्षों में छटपटाहट तो थी, पर पहल करने की सारी शक्ति अहम द्वारा हर ली गई थी। वो दोनों रंगमंच के उन किरदारों की तरह बन गए थे जो गंभीर तनावपूर्ण दृश्य को पूरी शिद्दत से निभाने के बाद अब बेसब्री से नाटक के सुखद हल्के फुल्के मनोरंजक दृश्य की तलाश में थे। घर में अजीब सी घुटन भरी हुई थी। पति पत्नी अब शीघ्र समझौते की राह तलाश जरूर रहे थे, पर अपनी अपनी ओर से उनकी पुरजोर कोशिश यह थी कि समझौता भी हो जाए और उनका पलड़ा भी ना झुके। शाम को ऑफिस से आने के बाद अमोल को कुछ खाने का मन हो रहा था, पर वह भूख लगी है कुछ खाने को लाओ कहकर नीरा को समझौते का संकेत नहीं देना चाहता था। पर मन में जबरदस्त इच्छा थी कि काश नीरा खुद आकर पूछे कि भूख लगी है क्या, कुछ बना दूं। मैं खुद से वादा कर रहा था कि अगर उसने ये कहा तो मैं बोलूंगा, पहले तुम बताओ कुछ खाया या नहीं। उसे विश्वास था कि प्रत्युत्तर में उसकी नाराजगी और उलाहने भरी गहरी नजरें उसे ताकेंगी और वह यह मौका नहीं जाने देगा। उसे झट से सीने से लगाकर बोलेगा, 35 साल शादी को हो गए, अभी भी बचपना नहीं गया। इस बात पर वो तपाक से कहेगी, 4 दिन से इंतजार कर रही हूं, मनाया क्यों नहीं। इस पर वह बोलेगा, कैसे मनाता, इस बार तुम्हारा गुस्सा गजब था, तुम बिना बात के गुस्सा क्यों होती हो। तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए मौन जरूरी था। इस पर वह कहेगी, बताओ, मैं चुप तुम भी चुप, तो कैसे काम चलेगा। देखो बस बहुत हुआ, अब ये मनहूसियत अच्छी नहीं लगती, तुम्हें मुझे मना लेना चाहिए था। तुम मुंह फुलाए बैठते हो तो बूढ़े बाबा जैसे दिखते हो।
बेमतलब की बात पर हम दोनों ने वीकेंड भी बर्बाद कर लिया। चलो ना, आज ही कहीं बाहर चलते हैं। और फिर झट से वह बोलेगा, तुम भी तो घुन्नी जैसी चुप्पी साधे बैठी थी, अब देखो कितनी अच्छी लग रही हो। वरना खैर छोड़ो ये सब, मुझे पता है तुमने भी इन दिनों ढंग से कुछ खाया नहीं होगा। चलो हम दोनों ही रसोई में चलते हैं, कुछ बनाओ, बहुत भूख लगी है यार। मान मनोवल के सपनीले संसार में मगन वह नीरा की तरफ से की गई पहल की आकांक्षा पाले अपने अहम की गोटी को यत्न पूर्वक संभाले बैठा रहा। तभी कड़ाई कड़छी की मधुर छन छन से उसका ध्यान टूटा। पूरे घर में देसी घी की सौंधी महक खूबकर उसके नथुनों में जाकर भूख को भड़का रही थी। ध्यान आया, आज नीरा का सोमवार का व्रत है। अमोल व्रत नहीं रखता पर फलाहार से बहुत पसंद है। सोमवार के दिन वह शाम होते ही नीरा को प्यार से उकसाता है, तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं होगा, देखो तो कैसे मुंह सूख गया है, जाओ कुछ बना लो। नीरा अलसाती, अरे रहने दो, दिन चाय भरोसे निकल गया, अब क्या, रात भर की ही तो बात है, सुबह ही खाऊंगी, फिर तुम्हारे लिए खाना भी बनाना है। ऐसे में अमोल स्नेह जनित अधिकार से निर्देश देता है, ना ना ना, ये सब नहीं चलेगा, तुम कुछ बनाकर खाओ तभी मैं खाऊंगा। ऐसा करो, सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी और दही आलू बना लो। अरे नहीं, इतना झंझट अपने लिए नहीं होता। वह फिर जिरह करती, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बना लो। अमोल फिर दुलार से कहता तो नीरा हंसती हुई कहती, तो ये कहो तुम्हें फलाहार करना है, अच्छा रुको मैं आलू उबालती हूँ, तुम छिलवा देना। कहती हुई वह फलाहार बनाने के लिए उठ जाती। कुछ देर बाद वह आवाज देती, पर आलू छिलवाने के लिए नहीं बल्कि अपना हिस्सा ले जाने के लिए। चटकारे के साथ वह जीवता है। इस तरह वह बिना व्रत के फलाहार का मजा लेता है। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही उसके कहने पर नीरा ने फलाहार बनाया और ना ही फलाहार बनाकर अपना हिस्सा ले जाने के लिए कोई आवाज लगाई। कड़छी चमचे की आवाजें आनी बंद हो गई थी। देसी घी की महक कप की हल्की पड़कर खिड़की और दरवाजों से निकल चुकी थी। इस बीच वह पानी लेने के बहाने रसोई में गया तो देखा कढ़ाई, कड़छी, झूठी प्लेटें सब सिंक पर पड़ी थी। इधर उधर नजर मारने पर भी उसे प्लेट कटोरी में कुछ रखा नजर नहीं आया। पानी पीकर पेट ज्वाला को शांत करता हुआ वह कमरे में ही पड़ा रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद सुनो, घर के सन्नाटे को नीरा के सख्त लहजे ने भेदा। यह नीरा का दिन भर में बोला गया तीसरा संवाद था। पहला, सुबह नाश्ता और टिफिन रखा है, ले लो। दूसरा, शाम को चाय रखी है, पी लो। और अब तीसरा संवाद, सुनो, खाना रख दिया है, खा लो। कुछ अनमने भाव लिए वह बिस्तर से उठा और डाइनिंग रूम तक आया तो खाना देखकर पारा चढ़ गया। लौकी की बिना धनिया डली सब्जी और साथ में 10 मिनट से उपेक्षित पड़ी ठंडी रोटी। दांत गिटगिटाते हुए मनी मन उसे कोसा। खुद तो मखाने की खीर, सिंघाड़े के आटे की पूरी और शायद दही आलू की सब्जी जीमी गई है, और उसके लिए लौकी। सुनो, भूख नहीं है, बाहर जा रहा हूं काम से। आवाज को भरसक भारी और सख्त बनाते हुए वे कार की चाबी लेने कमरे में आया। नीरा का फूला मुंह कुछ और फूला, फिर उसमें से शूल जैसे शब्द झरे। भूख नहीं थी तो पहले बताते। व्रत में बेकार मेहनत की। मेहनत? उसने व्यंग से मेहनत शब्द पर खासा जोर दिया। हाँ, तो मेहनत नहीं लगती क्या? नीरा लड़ने के मूड में थी, पर वह अरे यार कहते हुए बाकी के शब्द चबा गया, पर उसका मौन बोल रहा था। झंझट तो अपने फलाहार बनाने में
नहीं लगा, उसे तो अकेले गप कर गई। इस बेरौनक की लौकी से भला चाह कर भी कितना झंझट किया जा सकता है। सादी फीकी सी लौकी, क्या झंझट। झंझट। सिर झटकते हुए वह बोला, जा रहा हूं, दरवाजा बंद कर लो। रूखे स्वर पर नीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देर तक वह बैठी रही। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर धीमे से उठी। पत्नी मन बेकल हो छटपटाया, इतनी रात को कहां गए होंगे। इधर अमोल उतावला सा बड़ी चौक के स्टेशन एरिया की ओर आया। स्टेशन एरिया शहर का वह क्षेत्र था जहाँ रात भर रौनक रहती है। रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, ढाबे ठेले देर रात तक लगे रहते हैं। भूख से बिलबिलाते अमोल की नाक में जले तेल में छनती कचौड़ियों और समोसों की महक भरी जा रही थी। उस और बढ़ता पर सामने ही गोलगप्पे दिख गए। नीरा को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। प्रतिशोध स्वरूप वह 8-10 गोलगप्पे खा गया। पानी तीखा था, पर नीरा की तीखी बातों से कुछ कम। उसे भी आंख मूंद कर पी गया। सी सी करता हुआ आगे बढ़ा तो गरम जलेबी की महक नाक में जा घुसी। पाव भर जलेबी दोने में लेकर खाई तो तृप्ति मिली। पेट भर गया था, पर हींग कचौड़ी अभी बाकी थी। सो चटखारे मारते हुए उसे भी खा लिया। मिर्ची और तेल से तरबतर आलू की हींग वाली सब्जी के साथ गरम कचौड़ी खाते हुए मजा आया। पौने घंटे में ही गले तक छक कर वे घर आ गया। खाना गरम करूं क्या? नीरा चिंता छिपाते हुए बोली। तो नहीं, जैसा संक्षिप्त उत्तर एटीट्यूड भरे लहजे से दिया गया। बदले में नीरा ने भी कंधे उचकाते हुए, तुम्हारी मर्जी, जैसा भारी भरकम पत्थर उपेक्षा की पन्नी में लपेटकर दे मारा और बत्ती बुझाकर सो गई। हालांकि सोने का यह नाटक भर था। सच्चाई तो यह थी कि पिछले 5-4 दिन से उसे नींद नहीं आई थी, क्योंकि अमोल से मुंह फेरकर सोने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। फिर रात भर मन आशान्वित रहता था कि शायद अब अमोल उसकी पीठ पर हाथ फेरकर व्याकुल स्वर में बोले, सुनो। इस बहुप्रतीक्षित शब्द को सुनने के लिए मन बेचैन रहता। आज से सप्ताह पूर्व अमोल ने मुंह फेरे लेटी नीरा को मनाने का हल्का फुल्का प्रयास किया था, पर उसने झटके से उसके हाथ को परे कर दिया। उसके बाद अमोल अकड़ गया और दाव उल्टा पड़ गया। आज अमोल के खाना ना खाने को लेकर वह कुछ अपराध बोध से ग्रस्त थी। उसे पता था कि अमोल भूखे नहीं रह सकते, और आज शाम को तो उन्होंने खाली चाय ही पी ली है। अमोल बार बार करवटें बदलने लगे तो वे समझी कि शायद भूखे पेट नींद नहीं आ रही है, या शायद तबीयत ठीक ना हो, तभी खाना ना खाया हो। शंका के बीच फंसकर अहम से पल्ला झाड़ते हुए बोलने को हुई कि सुनो। उससे पहले ही अमोल बोल बैठे। उसने करवट बदलकर अमोल को देखा तो वह फिर बोले, सुनो, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुनते ही वह झटके से उठ बैठी। अमोल भी बेचैनी से उठ बैठे। माथे पर हल्का पसीना था, बस फिर क्या था। यत्नपूर्वक थामी संवादहीनता की डोर कब फिसल गई, दोनों जान ही नहीं पाए। नीरा घबराई सी बोली, क्या हुआ? आपको तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा मतलब? नीरा के स्वर में घबराहट थी। यहाँ दर्द है, पेट के ऊपरी हिस्से की ओर उसने इशारा किया। कहाँ? यहाँ भी दर्द है, कहकर कंधे की ओर इशारा किया। नीरा का मन निचुड़ सा गया। फिर सहसा बोली, उठो, अभी चलो डॉक्टर के पास। नीरा के त्वरित निर्णय पर अमोल दुविधा में कुछ अनिर्णय की स्थिति में बोले, अभी रात के 1 बजे? हाँ, अभी, कहते हुए नीरा कुछ बदहवास सी कार की चाबी की ओर बढ़ी। हॉस्पिटल पहुंचते ही अमोल का मुआयना हुआ। ब्लड प्रेशर, ECG सब चेक हुआ।
उस बीच लगातार नीरा हाथ जोड़े हुए कोई मंत्र बुदबुदाती रही। साथ साथ वे खुद को कोसती जाती। रह रहकर उसे खुद पर गुस्सा आता। क्यों कर जरा सी बात को बेवजह इतना खींचा। जरूर तनाव से उनकी ऐसी दशा हुई। लड़ाई झगड़े की आदत भी तो नहीं है इनकी। मन ही मन वे कह रही थी, हे ईश्वर क्षमा कर दो। आपसी मनमुटाव का क्या सेहत पर असर नहीं डालते होंगे। अमोल तुम ठीक हो जाओ बस, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुआसी भरी सी आवाज में वह बोली तो अमोल ने उसका हाथ पकड़ लिया। भावावेश में नीरा ने उसका चुंबन ले लिया। नीरा को परेशान भयग्रस्त देखकर अमोल ने उसे सीने से चिपटा लिया। परेशान ना हो नीरा, सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। जिसका डर था वही हुआ है। डॉक्टर सर्वेश हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स अमोल के सामने रखते हुए बोले, ईसीजी नॉर्मल है, बाकी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। लगता है पेट में गैस बनी है, एसिडिटी लगती है। डॉक्टर सर्वेश कोई चिंता की बात नहीं है ना, सब ठीक से देख लिया है ना। नीरा उत्तेजना से बोली तो डॉक्टर सर्वेश उसे समझाते हुए बोले, हाँ भाई सब ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए घंटे 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। वैसे 100% इनको एसिडिटी ही है। दरअसल गैस बनने से भी पेट सीने में दर्द और जलन जैसे लक्षण होते हैं। नीरा कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर सर्वेश अमोल से पूछने लगे, आज क्या खाया था अमोल? अमोल के कुछ कहने से पहले ही नीरा बोली, शाम को लौकी की सब्जी और रोटी बनाई थी, पर वो भी इन्होंने नहीं खाई। अच्छा। डॉक्टर सर्वेश कुछ अजीब नजरों से अमोल को देख रहे थे और नीरा डॉक्टर सर्वेश को देखते हुए बोली, मुझे लगता है खाना नहीं खाया, इस कारण शायद एसिडिटी बढ़ गई होगी। एसिडिटी तो है, पर एसिडिटी है, यह खुशी पर्याप्त थी नीरा के लिए। वह संतुष्ट भाव से अपने दोनों हाथों को जोड़े सारे भगवान का नाम ले लेकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती रही। सिस्टर ने एक फॉर्म भरने के लिए नीरा को बुलाया। उसी बीच डॉक्टर से झूठ बोलना सही नहीं, इस विचार से अमोल ने फुसफुसाते हुए डॉक्टर सर्वेश को स्टेशन बाजार की कचौड़ियों और गोलगप्पों की संख्या बता दी। ओफो, डॉक्टर चुप हो गए। अमोल के हाव भाव देखकर और नीरा के खाना ना खाने के विरोधाभासी बयान को सुनकर समझ गए कि गोलगप्पों कचौड़ियों की जानकारी नीरा को नहीं है, इसलिए वे चुप रहे और रहस्य को बरकरार रखते हुए वे मुस्कुराते हुए उसे इंजेक्शन लगाने लगे। कुछ देर बाद अमोल को बेहतर महसूस होने की स्थिति में वे दोनों घर चलने की तैयारी करने लगे। कार स्टार्ट करने से पहले नीरा ने उसका हाथ अपने सीने से लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो अमोल, सच मैं अब कभी नहीं लड़ूंगी। इस बहुप्रतीक्षित वाक्य को सुनकर अमोल निष्पलक उसे निहारते हुए धीमे से मुस्कुराकर बोले, ऐसा वादा ना करो जिसे पूरा करने में घुटन हो। वादा करना ही है तो यह करो कि जितना मर्जी लड़ लेना, बस चुप मत होना। लड़कर जल्दी से जल्दी मेरे पास प्यार से चली आना। गुदगुदाती मन मोहती बातों के बीच वे दोनों घर आए। अब अमोल को आराम था और नीरा उसके आगे पीछे कुछ न कुछ बोलते बतियाते उसकी मिजाज पुरसी कर रही थी। बीते दिनों से कब्जा जमाए अहम की तो अमोल की खराब तबीयत ने हवा निकाल दी, सो वह गुब्बारे सा फुस होकर कहीं पड़ा था। और रही संवादहीनता की बात तो वह अहम को पस्त पड़ते देख स्वतः ही ढीर हो गई। अमोल को मन ही मन पछतावा हो रहा था कि नाहा कि उसने लौकी की सब्जी और रोटी नहीं खाई। इस बार जी में आया, बता दे आज उसने ठूस ठूस कर तेल से तरबतर कचौड़ियां खाई। बेचारी सी नीरा की रोनी ग्लानी ग्लवित मुखमंडल की बुझी आभा को देखकर सब कुछ कह देने को मन ने जोर मारा।
पर अगले क्षण मन पर काबू पाकर मौन धारण करना बेहतर समझा। दुनिया का असूल है कि अंत भला सो सब भला। बेवजह कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, यह विचार कर होठों पर मुस्कान सजाते हुए उसने चुप्पी साध ली। प्यार से लबालब मिजाज पुरसी में आगे पीछे घूमती पत्नी के मूड की सुई किस वक्त उल्टी दिशा में घूमकर उसकी दशा बिगाड़ दे, इसका कुछ ठीक ठीक से हिसाब नहीं था। सो वह चुप रहा, यह सोचकर कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। कम से कम कचौड़ी गोलगप्पों से बनी गैस ने उनके बीच पनपे अहम और संवादहीनता नामक गुब्बारे की गैस तो निकाली। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? घर आकर एक बार फिर पत्नी के सुरीले स्वर ने उसे पुकारा तो पति बोल पड़ा, हाँ मेरी जान, तुमने अपनी नाराजगी छोड़ी, अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। सुनो, यूं तबीयत मत खराब किया करो, मारे घबराहट और डर के मारे तो जान ही निकल गई। तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह कहकर उसने अपनी प्यारी पत्नी को सीने में भींच लिया। एक बार फिर से उस घर में मीठी चुहल, मान मनोहार, इच्छा, अपेक्षा, प्रेम दुलार के स्वर गुंजित होने लगे। उस घर में रहने वाले अमोल और नीरा के बीच की दूरियां मिटने से दोनों सुकून महसूस कर रहे थे। रात को दोनों एक दूसरे को बाहों में समेटे मीठी मीठी बातें करते जाने कब गहरी और सुकून भरी नींद में खो गए। घर में एक बार फिर सन्नाटा था, पर यह सुकून भरा था और घर की सुरक्षा के भाव से भर रहा था। ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।